स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पार्टिकुलरली हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स के बारे में। ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स एज यू ऑल नो कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ होते हैं। तो यहाँ से हमें आज इनके हैलाइड्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो आज हम चलेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस, जिन्हें हम हैलाइड्स बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स देखेंगे आज हम लोग। तो जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और दो टाइप के हैलाइड बनाते हैं। एक तो MX3 टाइप का और एक बनाते हैं MX5 टाइप का हैलाइड बनाते हैं। MX3 टाइप के हैलाइड को बोलते हैं ट्राई हैलाइड और MX5 टाइप के हैलाइड को बोलते हैं पेंटा हैलाइड। अब सारे के साथ जो ट्राई हैलाइड जो होते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स ट्राई हैलाइड बना लेते हैं, लेकिन जो पेंटा हैलाइड वो सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़ के और जो सारे एलिमेंट होते हैं वो बना सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये तो हमें उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे तब पता लगेगा। अभी के लिए आप लोग, या फिर सिंपली मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि जो यहाँ पे NX3 की अगर मैं बात करूँ तो ये तो पॉसिबल है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है, देखा होगा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है या फिर मैक्सिमम वो 4 बॉन्ड बनाता है। किसके अंदर? अमोनियम आयन के अंदर, NH4 पॉजिटिव के अंदर 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो नाइट्रोजन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी भी 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, 4 बॉन्ड उसके मैक्सिमम होते हैं। तो इसीलिए वो NX5 टाइप का हैलाइड पॉसिबल उसका नहीं है, ये नहीं बनेगा। एक तो ये बात हो गई। और सेकंड मेन रीज़न ये है कि नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि उसके अंदर d ऑर्बिटल्स एब्सेंट होती है आउटर मोस्ट शेल के अंदर। क्योंकि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब वेकेंट d ऑर्बिटल होने से इसके हैलाइड बनाने का क्या कनेक्शन है, ये आप लोगों को जब आप स्ट्रक्चर देखोगे ना MX5 टाइप के हैलाइड का, MX5 टाइप के हैलाइड का, तब आप लोगों को अच्छे से d ऑर्बिटल की जो इम्पोर्टेंस है MX5 टाइप के हैलाइड बनाने के अंदर वो समझ में आ जाएगी। तो उससे पहले अभी के लिए इतना सा रीज़न आप लोग देखिए, इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूँगी बात। तो अभी हम पढ़ते हैं सबसे पहले। चलो ये तो बात हो गई नाइट्रोजन के हैलाइड्स के बारे में। सिमिलरली जो लास्ट एलिमेंट है ना बिस्मथ है जो हमारा, बिस्मथ की बहुत ही लिटिल टेंडेंसी होती है कि वो पेंटाहैलाइड बनाएगा। पेंटाहैलाइड मतलब अगर मैं BiX5 टाइप का कंपाउंड उससे चाहूँ ना तो उसकी बहुत थोड़ी टेंडेंसी है, क्योंकि हमने देखा है डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जाती है और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होती जाती है। तो ये तो सबसे नीचे ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी स्टेबल नहीं होती, तो इसीलिए अब क्यों नहीं होती BX5 के अंदर अगर मैं बताऊँ, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होती है स्टेबल, बट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी स्टेबल नहीं होती इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट की वजह से। अब इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट क्या है? इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट में हम लोग ये बोल सकते हैं, देखो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की होती है NS2Np3। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करते, कुछ इनको इंटरेस्ट ही नहीं होता कि ये 5 बॉन्ड बनाए और इन 3 वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि बीच में d ऑर्बिटल वगैरह भी आ जाती हैं, तो इसकी वजह से ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग में ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती डाउन द ग्रुप और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो भी बिस्मथ X5 है, ठीक है, बिस्मथ का ये जो हैलाइड है 5 वाला,
क्योंकि बिस्मथ सबसे नीचे प्रेजेंट है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, +5 इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये BiX5 बनाने की इसकी बहुत ही लिटिल टेंडेंसी है और BiX3 टाइप की इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। ये हो गया। तो चलिए हम ना एक टेबल की फॉर्म में इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे इस चीज़ का कि कौन कैसा हैलाइड बनाता है, कौन कैसा हैलाइड नहीं बनाता है। तो यहाँ मैं लिखूँगी एलिमेंट्स और यहाँ लिखूँगी हैलाइड्स की फॉर्मेशन या फिर रिएक्शन विद हैलोजेंस, रिएक्शन विद हैलोजेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन के हैलाइड्स के बारे में। नाइट्रोजन के हैलाइड्स, नाइट्रोजन जो होता है वो 2 टाइप के हैलाइड मतलब सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का हैलाइड बनाएगा, 2 टाइप के हैलाइड नहीं बना पाएगा वो। NH3 टाइप का, NH3 जो होता पॉसिबल है इसका। अब NH3 के अंदर भी जो ये X है ना, उसकी वैल्यू मतलब वो सिर्फ क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखो जब ये तीनों आएंगे ना, जब भी ये तीनों आएंगे तो वो जो हैलाइड होगा वो होगा एक्सप्लोसिव नेचर में, एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो इसका जो सिर्फ और सिर्फ NF3 है ना वो स्टेबल रहेगा। मतलब क्या है, देखो जब भी हैलाइड्स की बात आएगी, NX3 हैलाइड की बात आएगी, तब अगर NCl3 है, NBr3 है, Ni3 है, तो वो सारे के सारे एक्सप्लोसिव होंगे नेचर के अंदर और सिर्फ एक हैलाइड इसका स्टेबल होगा NF3 टाइप का। अब ऐसा क्यों होता है, अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं यहाँ से। NF3, नाइट्रोजन और जो फ्लोरीन है वो सेम पीरियड के अंदर आते हैं। नाइट्रोजन की भी जो ऑर्बिटल होगी, फ्लोरीन की ऑर्बिटल जो मतलब वैलेंस ऑर्बिटल होगी, वो दोनों सेम होंगी, अच्छी ओवरलैपिंग हो जाएंगी उसके अंदर, क्योंकि दोनों का साइज़ भी स्मॉल है और मतलब सिमिलर साइज़ है नाइट्रोजन और फ्लोरीन का, तो गुड ओवरलैपिंग होगी उसकी वजह से और NF3 बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी वजह से NF3 स्टेबल हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना NCl3 की, NBr3 की, बाकियों की, तो क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन ये जो साइज़ का मिसमैच होता है, इसकी वजह से एक तो बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा, मतलब जल्दी से टूट जाएगा। तो इसीलिए वो कैसे होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं नेचर में। इसको थोड़ा सा और डीपली हम जब ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स की अलग से बात करेंगे तब देखेंगे। आगे नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फॉस्फोरस के हैलाइड्स के बारे में। ये दोनों टाइप के हैलाइड देगा, PX5 टाइप का भी और PX3 टाइप का भी और PX5 टाइप का भी। आर्सेनिक जो होगा वो भी दोनों हैलाइड देगा, आर्सेनिक X3 टाइप का भी और आर्सेनिक X5 टाइप का भी। फिर आता है एंटीमनी, एंटीमनी भी यहाँ पे दोनों टाइप के हैलाइड हमें देखने को मिलेंगे, SbX3 और यहाँ देखिए SbX3। अब क्या होगा, जैसे हमने बात की थी ना ऑक्सो हैलाइड वगैरह की, जब हमने ऑक्साइड पढ़े थे, तो SbX5 में बना तो सकती हूँ, लेकिन हमें पता है जो इसकी जो +5 जैसे जैसे डाउन द ग्रुप, यहाँ बहुत डाउन आ गए हैं ग्रुप के अंदर एंटीमनी के टाइम पे, तो जब भी डाउन द ग्रुप हम जाते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती, तो इसका जो SbX5 टाइप का हैलाइड होता है ना वो नेचर में नहीं मिल सकता। मतलब जब भी SbX5 हम बनाने की कोशिश करेंगे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ऑक्सो हैलाइड बना लेगा, SbOX मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये एंटीमनी का ऑक्सो हैलाइड मिलेगा। तो SbOX तो स्टेबल है लेकिन SbX5 स्टेबल है ही नहीं। ये चीज़ें हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके देखी हैं। फिर है बिस्मथ। बिस्मथ का BiX3 टाइप का हैलाइड मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे ये तो स्टेबल है और यहाँ पे भी जो X है ना वो क्या आ जाएगी, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वाला जो होता है स्टेबल होता है, बट फिर से वही नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट भी आ जाता है। तो इसकी वजह से जो BiX5 है वो लेस स्टेबल होता है, इट इज़ लेस स्टेबल। तो इसको जब भी ऑक्सीजन मिलेगी ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सो हैलाइड में, BiOX
OX में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब अभी जो ऑक्सो हैलाइड है बिस्मथ का वो क्या है, स्टेबल है। तो ऐसे करके हम एक जनरल ओवरव्यू ले सकते हैं इन चीज़ों का। अभी हम ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड को अलग अलग से स्टडी करेंगे। चलिए बात करते हैं ट्राई हैलाइड्स की। तो ट्राई हैलाइड के अंदर मैंने बताया था सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 15 के वो ट्राई हैलाइड बनाते हैं। जनरल फॉर्मूला होता है EX3 टाइप का। और ये जो ट्राई हैलाइड्स जो भी होते हैं उनकी कौन सा एलिमेंट बनाता है, मतलब जैसे नाइट्रोजन बनाता है, नाइट्रोजन सिर्फ ट्राई हैलाइड बनाता है। तो वो सब चीज़ें हमने पहले ही पढ़ ली थी। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, यहाँ मैं मेनली स्ट्रक्चर की बात करूँगी, ट्राई हैलाइड की स्ट्रक्चर की। तो अगर मैं एक ट्राई हैलाइड लेती हूँ किसका, EX3 टाइप का, तो उसके अंदर मुझे पता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2 NP3 होती है। NP3 अगर मैं और एलेबरेट करके लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, NH2 NPX1 NPY1 एंड NPZ1। हमें पता है p ऑर्बिटल की 3 अलग अलग डायरेक्शंस में होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब मुझे पता है हर एक डायरेक्शन के अंदर, हर एक p ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो फिर अगर मैं इस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखने लगूँ, यहाँ पे मैं NS वाली ऑर्बिटल लगा देती हूँ, यहाँ पे NP वाली ऑर्बिटल लगा देती हूँ। तो NS ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 फिल कर दिए। NP वाली के अंदर अगर मैं देखूँ तो कितने हैं, PX PY PZ के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया। अब अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ ना, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये जो NS वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे इस हैलाइड के ऊपर। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर विल बी, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ इसका, तो ये तो है सेंट्रल एटम जो भी मेटल है हमारा, यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में जो NS वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स, और 3 जो हैं ये तीनों बॉन्ड पेयर के फॉर्म में काम करेंगे, X X X। कोई भी हेलोजन आएगा ना, हेलोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और यहाँ पे इसके साथ कंबाइन कर जाएंगे और ये बन जाएंगे बॉन्ड। तो ये EX3 टाइप के हैलाइड की क्या है, यहाँ पे X क्या है, X है हेलोजन एटम। तो ये जो शेप है ये आप लोगों को पता होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, शेप है पिरामिडल। तो शेप जो आई है हमारी क्या आई है, वो पिरामिडल आई है। तो ये हो गया। अब है प्रॉपर्टीज ट्राई हैलाइड की। ट्राई हैलाइड जो होते हैं वो 15 एलिमेंट्स के, वो मेनली कोवलेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो उनका आयनिक कैरेक्टर होता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। तो अगर मैं बोलूँ कि जो BiF3 है ना वो तो आयनिक होगा, जबकि जो और हैलाइड होंगे जैसे कि BiCl3 हो गया, BiBr3 हो गया, SbF3 हो गया, वो पार्शली कोवलेंट होते हैं और पार्शली आयनिक होते हैं वो। तो ये तो कुछ नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज थी उनकी। अब स्टेबिलिटी वाली बात मैंने आपको NF3 वाली की बताया था कि NF3 ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि जो NCl3 होते हैं, NBr3 होते हैं, Ni3 होते हैं, ये सारे एक्सप्लोसिव होते हैं नेचर में, क्योंकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन जो है वो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। सेम पीरियड से बिलोंग करेंगे तो फिर जल्दी से उनका मतलब साइज़ की ओवरलैपिंग, मतलब साइज़ सेम हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़, ओवरलैपिंग अच्छी हो जाएगी, उसकी वजह से बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा। बट इसके केस में मिसमैच हो जाता है साइज़ का, और जो बॉन्ड है वो अच्छे से नहीं बन पाता, और ओवरलैपिंग अच्छी ना होने की वजह से ये एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, स्टेबल नहीं होते इतने, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं NCl3, NBr3 and Ni3 are unstable because NX bond is weak due to large difference in the size of nitrogen and halogen atoms. However, NF3 is stable because of small difference in the size of nitrogen and फ्लोरीन। सॉरी मैं इसको बार बार फॉस्फोरस बोलूँ, फ्लोरीन होता है ये। तो अगर मैं NF3 की बात करूँ ना, नाइट्रोजन की जो साइज़ होता है, नाइट्रोजन का साइज़ 75 पिकोमीटर एंड फ्लोरीन का साइज़ होता है 72 पिकोमीटर। इसकी वजह से क्या होता है, 75 फ्लोरीन है ये, तो 75 और 72 जो है अप्रोक्सीमेटली कंपैरेबल होते हैं, तो उनका जो बॉन्ड बनेगा वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो ये हो गए हमारे ट्राई हैलाइड्स। हमारे जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं
उनकी कुछ और जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि जो भी ये ट्राई हैलाइड होते हैं, जैसे कि उनको इजीली हाइड्रोलिसिस करते हैं हम वाटर के साथ, मतलब दे कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। अगर मैं इनके हाइड्रोलाइज करने का मतलब ये है उनके अंदर वाटर ऐड करना, तो वाटर ऐड करेंगे, ये बन जाएगा अमोनिया और ये बन जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड 3HClO। ओके, ये हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं इसको। ऐसे ही फॉस्फोरस के ट्राई हैलाइड के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा फॉस्फोरस एसिड H3PO3 और 3HCl यहाँ से। ऐसे ही आर्सेनिक के हैलाइड के साथ करेंगे हाइड्रोलिसिस, ये बन जाएगा आर्सेनिक का ऑक्साइड और 6HCl। तो यहाँ से हम देखते हैं हर बार हमें अलग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें मिल रहा है हाइपोक्लोरस एसिड, यहाँ पे हमें मिल रहा है हाइपोक्लोरस एसिड, यहाँ से मिल रहा है हमें HCl और यहाँ से भी हमें HCl मिल रहा है। यहाँ पे देखो एक बार अमोनिया मिल रहा है, एक बार फॉस्फोरस एसिड मिल रहा है, एक बार यहाँ पे ऑक्साइड मिल रहा है आर्सेनिक का। तो ये सब कुछ मतलब थोड़े हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे यहाँ पे। फिर हम बोल सकते हैं ये जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी के, ये लुईस एसिड की तरह काम करते हैं और कंबाइन करते हैं लुईस बेसिस के साथ। दैट मीन्स लुईस एसिड कौन होता है, जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और लुईस बेस वो होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये जो हैलाइड्स होते हैं, जैसे कि तो थी फर्स्ट प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिस वाली, सेकंड प्रॉपर्टी है ये कंबाइन करते हैं लुईस बेसिस के साथ, क्योंकि ये खुद लुईस एसिड होते हैं। जैसे हमारा PF3 हो गया, ये F2 के साथ कंबाइन करेगा और बना लेगा PF5। देखो इसने क्या किया, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली, यहाँ पे PF5 बन गया। ऐसे ही एंटीमनी 2F नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा और फिर से कोऑर्डिनेशन एंटिटी बना लेगा ये 2 नेगेटिव टाइप की। SbCl3 क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और SbCl5 2 नेगेटिव बना लेगा। देखो ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे लुईस बेसिस थे और ये सारे के सारे लुईस एसिड्स थे।